ठीक है। सो ये 4 टर्म्स हमने डिफाइन कर दिए। व्हाट डू मीन बाय सबकूल्ड, वेयर इज द सबकूल्ड रीजन, वेयर द सुपरहीटेड रीजन, डिग्री ऑफ सबकूलिंग एंड डिग्री ऑफ सुपरहीटिंग। ठीक है। उसके बाद व्हेन वी टॉक अबाउट वेट रीजन, ठीक है, वेट रीजन में कितने नंबर ऑफ फेज हैं? 2 फेजेस हैं। ठीक, अगर मैं वाटर की बात कर रहा तो कंपोनेंट कितना है? 1। ठीक है। गिब्स फेज रूल से जो हमने फाइंड आउट किया था P प्लस एफ इज इक्वल टू C प्लस 2, तो यहाँ से F इज इक्वल टू कितना आ गया था? स्टार्टिंग की क्लासेस में हमने फाइंड आउट किया था, तो यहाँ 1 2, 2 से 2 कैंसिल, F इज इक्वल टू 1 आ गया था। ओके। F इज इक्वल टू 1 का मतलब मीन्स I need only one property to define the all the other properties. Only one independent property will be required, and all other properties will be dependent. ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, देखो, द मोमेंट यू आर डिफाइनिंग अ प्रेशर, ठीक है, वहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज pressure is equal to P1, this one is pressure is equal to P2, temperature and entropy diagram। ओके। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे ही आपने प्रेशर डिफाइन किया, ठीक है, तो प्रेशर डिफाइन किया तो प्रेशर के, क्योंकि वेट रीजन की बात कर रहा हूं मैं, दिस रीजन की, दिस इज वेट रीजन। व्हाई वी कॉल इट वेट रीजन? बिकॉज हियर लिक्विड वाटर इज प्रेजेंट विद सैचुरेटेड वेपर। ठीक है। वेपर और वाटर दोनों इस रीजन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए दैट इज कॉल्ड वेट रीजन। दिस वन इज सुपर हीटेड, अभी हमने देखा, और दिस इज सबकूल्ड। ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मैंने बोला कि मान लो मैंने बोला आपको कि प्रेशर इज इक्वल टू P1 है, दैट ये कंडीशन मैंने आपको दे दी। ठीक है। तो यहाँ पे F इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो मैंने आपको प्रेशर बता दिया। ठीक है। तो जैसे ही आपको मैंने प्रेशर बताया, यू कैन फाइंड आउट कि टेम्परेचर क्या होगा, क्योंकि सुपर वेट रीजन में क्या है, फेज चेंज हो रहा है, तो वन प्रेशर के करस्पॉन्डिंग वन टेम्परेचर ही होगा, दूसरा टेम्परेचर हो नहीं सकता। सो यू विल टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, T saturation। ओके। You can also tell me by seeing the table what is the value of entropy of saturated liquid, denoted by SF. Similarly, what is the value of entropy of saturated vapor? ठीक है। जब मैं PV डायग्राम की बात करूंगा तो VF वैल्यू, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड वेपर, एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड, एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड वेपर, ये सारी चीजें करस्पॉन्डिंग टू इस दिस प्रेशर you can tell me easily because I have given you the value of pressure। ठीक है। तो बट क्या हो रहा है, ये जो वैल्यूज है वो क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड की आपके पास है और सैचुरेटेड वेपर की आपके पास है। ठीक है। बट इस रीजन में क्या हो रहा है, मास जो है लिक्विड और वेपर का वो कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है। डिफरेंट पॉइंट पे मास की वैल्यू जो होगी या मास फ्रैक्शन जो होगा वेपर और लिक्विड का, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है। सो दैट्स वाई टू इसके इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हम लोग डिफाइन कर पा रहे हैं। ठीक है। क्यों डिफाइन कर पा रहे हैं? क्योंकि वैल्यू ऑफ मास ऑफ लिक्विड एंड मास ऑफ वेपर,
is varying in wet region. ठीक है, अगर मास फिक्स होता then we can define, but mass is varying continuously. That's why we need one another term, that is quality of steam or dryness fraction, to find out the property value of properties at any particular points. ठीक है, तो इस वन का मेन सिग्निफिकेंस क्या हुआ? इस वन का सिग्निफिकेंस बस ये हुआ, अगर कोई ये पूछता है कि व्हाई द प्रॉब्लम दैट एफ इज 1, स्टिल आई नीड प्रेशर एंड ड्राइनेस फ्रैक्शन, बोथ क्वांटिटीज आई नीड टू डिफाइन एनी प्रॉपर्टी। क्योंकि जब तक मेरे पास x की वैल्यू नहीं होगी, मैं वेट रीजन में कोई भी प्रॉपर्टी को फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि बेटा मास का फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, तो this f is equal to 1 just signifies that at constant, at particular pressure or at particular temperature, I can tell all these values। ये saturated vapor, saturated liquid, saturated vapor, saturated liquid की different conditions को मैं without any help बता सकता हूँ। ये सारी properties उस पर डिपेंडेंट हो गई, इस प्रेशर पर डिपेंडेंट हो गई। ठीक है, बट अब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे क्योंकि मास वेरी कर रहा है, दैट्स वाई आई नीड द वैल्यू ऑफ और प्रोपोर्शन ऑफ मास कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे, किस पर्टिकुलर स्टेट पे वाटर वेपर का मास क्या है और वाटर लिक्विड का मास क्या है, वाटर एंड लिक्विड फेज का मास क्या है, टू डिफाइन अ प्रॉपर्टी। ठीक है, सो एफ इज इक्वल टू 1 का मतलब बस यही है कि पर्टिकुलर मैंने प्रेशर आपको दिया या पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया, बाकी सारी प्रॉपर्टीज फिक्स हो गई। ठीक है, मतलब एस एफ, एस जी, वी एफ, वी जी, ये सारी फिक्स हो गई। मतलब वाटर की प्रॉपर्टी सैचुरेटेड वाटर रीजन में और ड्राई सैचुरेटेड वेपर रीजन की प्रॉपर्टीज फिक्स हो गई, बट बीच में रीजन में वेरी इसलिए कर रही हैं क्योंकि मास जो है वाटर वेपर का, वाटर लिक्विड फेज का वेरी कर रहा है। ठीक है, देन आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, सो क्रिटिकल पॉइंट क्या है? कि द पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन, तो पॉइंट क्या है? क्रिटिकल पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर सैचुरेटेड वाटर कर्व एंड ड्राई सैचुरेटेड वेपर कर्व आर joining, that is called critical point. Second, the point at which properties of saturated water and properties of saturated or dry saturated vapor becomes identical or becomes same, that is called critical point। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ? उस क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट से नीचे सैचुरेटेड वाटर की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, सैचुरेटेड वेपर की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हो, यहाँ पे क्या आ रहा है? दोनों की प्रॉपर्टीज क्या हो गई हैं? कोइंसाइड करने लगे, मतलब ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हो गई हैं। ठीक है, आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हो कि कहाँ पे सैचुरेटेड वाटर है, सैचुरेटेड वेपर है। ठीक है, सो वी कैन से दैट आइडेंटिफिकेशन ऑफ फेज इज नॉट वैलिड एट क्रिटिकल पॉइंट। ओके, मीन्स मैं क्रिटिकल पॉइंट पे कोई फेज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि वो फेज लिक्विड फेज में है या वेपर फेज में है। ठीक है, अगर मैं कोई ऐसा प्रेशर ले रहा हूँ दैट इज अबव क्रिटिकल प्रेशर,
constant pressure line will go like this something. ठीक है, P इज इक्वल टू पी सी आर लिख लो, क्रिटिकल प्रेशर से ही जा रहा है मान लो। ठीक है, तो क्या होगा आपके पास, अब वाटर को हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं कंटिन्यूसली, और जो वैल्यूज़ हैं, जब मैं पीवी डायग्राम की बात करूंगा तो वहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम और यहाँ पे एंट्रोपी, ये वैल्यूज कंटिन्यूसली स्मूथली चेंज होती जा रही हैं। ठीक है, तो यू कैन नॉट टेल एट एनी टाइम कि अब ये पूरा लिक्विड फेज में है और अब ये पूरा कन्वर्ट हो गया है वेपर में, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई दैट। ठीक है, सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अदर वैल्यू ऑफ एक्स can't be defined. मतलब क्या है, मुझे पता है x इक्वल टू क्या है, मास ऑफ वेपर डिवाइड बाय टोटल मास। ठीक है, अब नाउ एट क्रिटिकल पॉइंट आई डोंट नो व्हेन हाउ द मास इज कन्वर्टिंग, वेयर इज द लिक्विड फेज, वेयर इज द वेपर फेज, सो आई कैन नॉट टेल कि इस पॉइंट पे मास ये वेपर है, इस पॉइंट पे ये लिक्विड है, तो x को मैं डिफाइन नहीं कर सकता एट क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट, बिलो critical point there is distinct phase transition। ठीक है, फेज ट्रांजिशन कैसे दिख रहा है आपको, लिक्विड है दैट विल बी डेंस, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है दैट विल बी रेडिफाइड, दैट यू कैन विजुलाइज बिलो क्रिटिकल पॉइंट, बट एट क्रिटिकल पॉइंट और अबव क्रिटिकल पॉइंट यू कैन नॉट विजुलाइज दैट। ठीक है, सो द वैल्यूज ऑफ क्रिटिकल पॉइंट फॉर वाटर, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिटिकल पॉइंट फॉर वाटर, is pressure is 221 bar, temperature is 374 degree Celsius, and volume is 0.031 meter cube per kg। ठीक है, these are the properties of water at critical point। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूँ N2 की, ठीक है, तो N2 के लिए जब मैं क्रिटिकल टेम्परेचर बात करता हूँ तो इट इज अप्रॉक्स -147 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द टेम्परेचर फॉर नाइट्रोजन एट क्रिटिकल पॉइंट। आ रहा समझ में, और हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर क्या है, अप्रोक्सीमेटली क्या रहता है, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, द critical temperature for nitrogen is -147 degree Celsius and our room temperature is 25 degree Celsius। ठीक है, तो हमारा जो भी वर्किंग रेंज है, इन दैट वर्किंग रेंज नाइट्रोजन इज बिहेव लाइक अ गैस, बाय कि फार अवे है क्रिटिकल पॉइंट से। देख लो टेम्परेचर क्या है क्रिटिकल पॉइंट का, 147 डिग्री सेल्सियस, और मेरा रूम टेम्परेचर या जो वर्किंग कंडीशन है वो क्या होती हैं, जीरो से भी ले स्टार्ट करोगे तब भी जीरो से लेकर 25 40 45। ठीक है, तो क्या है, इसके क्रिटिकल पॉइंट से बहुत दूर है, दैट्स वाई नाइट्रोजन इज गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं वाटर की बात करता हूं, वाटर एट अ प्रेशर ग्रेटर देन EC,
ठीक है, वाटर एट अ प्रेशर ग्रेटर देन पीसी। सो अगर मैं आपको दूं H2O, सॉरी, ठीक है, अगर वाटर को मैंने उसके क्रिटिकल प्रेशर से ज़्यादा रखा हुआ है, एक प्रेशर ऐसा है वहाँ पे मेंटेन करके रखा है जो है क्या है, क्रिटिकल प्रेशर से ज़्यादा है, तो अगर प्रेशर और टेम्परेचर, वाट मैं सिर्फ दो फेज डिफाइन नहीं कर सकता कि वाटर यहाँ लिक्विड में है, वाटर वहाँ वेपर में है। मैं बस ये कह सकता हूँ वाटर एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 374 और वाटर एट टेम्परेचर लेस देन 374 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैं क्रिटिकल टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में बस डिफाइन कर सकता हूँ कि वाटर का टेम्परेचर इससे ज़्यादा है, वाटर का टेम्परेचर इससे ज़्यादा है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल सकता वाटर इन लिक्विड फेज टेम्परेचर लेस देन 374, वाटर इन वेपर फेज टेम्परेचर ग्रेटर देन 374। नो, आई कैन नॉट डिफाइन। ऑन द अदर हैंड, अगर मेरा प्रेशर लेस देन क्रिटिकल प्रेशर है, ठीक है, मान लो 5 एटमॉस्फेरिक है, ठीक है, तो मैं इजीली बोल सकता हूँ कि वाटर का टेम्परेचर अगर 200 डिग्री सेल्सियस है, दैट मीन्स इट इज इन वेपर फेज। On the other hand, if water temperature is 100 degree Celsius, that is it is in liquid phase। ठीक है, सो ये मतलब होता है आपका क्रिटिकल पॉइंट का। ठीक है, अब एट क्रिटिकल पॉइंट और अबव क्रिटिकल पॉइंट यू कैन नॉट डिफाइंड एनी फेज। ठीक है, दूसरा हमने डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें विजुलाइज करी हैं वो भी हम सारे डायग्राम से विजुलाइज कर चुके हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते जा रहे हैं, एज द प्रेशर इंक्रीजेज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज डिक्रीजिंग। ठीक है, एज प्रेशर इंक्रीजेज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन decreases and becomes zero at critical point। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, बस मैं लिखवा इसलिए रहा हूँ कि हो सकता है कि ध्यान में रहा नहीं होगा, या हो सकता है कि तुमने नोट नहीं किया होगा। ठीक है, सो दैट्स वाई जो थोड़ी ठीक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं लिखवा रहा हूँ बस। ठीक है, अब देखो, मान लो कंसीडर करते हैं हम कैसे प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेट अस कंसीडर we have some liquid, or I can say we have the mixture of liquid, saturated liquid and saturated dry saturated or saturated vapor। ठीक है, mixture of saturated liquid and saturated vapor। ठीक है, इस कंटेनर में है। ठीक, टोटल वॉल्यूम इसका V है। ओके, so if I want to define a total volume, then I can say that total volume will be equal to volume occupied by the liquid, saturated liquid, plus volume occupied by the saturated vapor। ठीक है, अगर इसको मास, वी नो दैट स्पेसिफिक वॉल्यूम इज टोटल वॉल्यूम अपॉन मास, तो टोटल वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ, स्पेसिफिक वॉल्यूम मल्टीप्लाई विद मास। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल मास इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम, here mass of the liquid into specific volume of the liquid plus mass of the vapor into specific volume of the vapor। ठीक है, अब लिक्विड को हम लोग F से भी डिनोट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल मास इज इक्वल टू मास ऑफ द लिक्विड, मतलब फ्लूइड। ठीक है, जब जो लिक्विड रीजन होता है उसको हम F से डिनोट करते हैं मोस्ट ऑफ द टेबल में, आप यही देखोगे, और जो वेपर रीजन है उसको हम G से डिनोट करते हैं, गैस। ठीक है, तो VF दिस इज लिक्विड प्लस mg vg। ठीक है, अब m से डिवाइड कर दिया तो v इज इक्वल टू व्हाट,
mf over mt प्लस mg over mt, सॉरी यहाँ पे vf भी है, vf और ये bg। ठीक, अब हमने डिफाइन कर रखा है x इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ वेपर, और वी कैन से सॉरी मास ऑफ वेपर अपॉन टोटल मास, और मास ऑफ वेपर को हम किससे डिफाइन कर रहे हैं, mg से, तो mg ओवर mt। ठीक है, सो mg ओवर mt इज इक्वल टू x, सो दिस क्वांटिटी इज x। ठीक है, अब मैंने अगर ऊपर नीचे यहाँ पे दोनों साइड में -1 माइनस कर दिया तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एम वी ओवर एम टी। एम टी मुझे पता है क्या होता है, एम वी प्लस एम एल, तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एल ओवर एम टी, और एम एल को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, फ्लूइड से, तो एम एफ ओवर एम टी। ठीक है, तो एम एफ ओवर एम टी की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स, तो वी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी एफ प्लस एक्स इंटू वी जी। ठीक है, so this is the formula for finding out the specific volume at any point within the wet region। ठीक है, अब अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये v इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई किया तो वी एफ प्लस, देखो x से इसमें मल्टीप्लाई है, x से यहाँ मल्टीप्लाई है, तो x कॉमन लिया मैंने, वी जी पॉजिटिव है तो वी जी माइनस वी एफ। ठीक है, और वी जी माइनस वी एफ को हम डिनोट कर देते हैं एफ जी से, वी एफ। ठीक है, वी एफ जी का मतलब वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक और डिफरेंस ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम एट सैचुरेटेड लिक्विड एंड ड्राई सैचुरेटेड वेपर, मतलब ड्राई सैचुरेटेड वेपर की स्पेसिफिक वॉल्यूम पर्टिकुलर प्रेशर पे माइनस सैचुरेटेड लिक्विड का स्पेसिफिक वॉल्यूम एट दैट पर्टिकुलर प्रेशर, दैट इज कॉल्ड वी एफ जी। ठीक है, तो सिमिलरली अगर आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज लिखना फाइंड आउट करना चाहेंगे तो सेम वही है, अगर आपको यू फाइंड आउट करना है इंटरनल एनर्जी तो यू एफ प्लस एक्स यू एफ जी। ठीक है, एंथैल्पी एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी, एंट्रोपी एस एस एफ प्लस एक्स। ठीक है, एस एफ जी आपको पता है क्या बोल रहा हूं मैं, यू एफ प्लस एक्स, यू एफ जी का मतलब यू जी माइनस यू एफ। सिमिलरली एच एफ प्लस एक्स एच जी माइनस एच एफ, और सिमिलरली यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज की जो वैल्यूज है वो कहाँ है, कैसे किस रीजन में फाइंड आउट करेंगे आप, वेट रीजन में, ध्यान रखना है इसको, कहीं भी अप्लाई मत कर देना। ठीक है, वेट रीजन में, इन वेट रीजन बिकॉज इन ओनली वेट रीजन वी हैव द मिक्सचर ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर। ठीक है, ना ही सबकूल्ड रीजन में मेरे पे दो मिक्सचर है और ना ही सुपर हीटेड रीजन में मेरे पे मिक्सचर है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई this expression can be used to find out the property of the mixture in the wet region only। okay, then उसके बाद क्या बचता है, चलिए अब हो गया कंप्लीट लगभग। नेक्स्ट इज स्टीम टेबल। ठीक है, आपको स्टीम टेबल कैसे विजुलाइज करनी है, वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, स्टीम टेबल और इसको प्रॉपर्टी टेबल लिख दो, सिंपल। ठीक है, स्टीम टेबल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेनली वी आर कंसर्न अबाउट द वाटर, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट स्टीम टेबल। ठीक है, जब वाटर का केस होगा, इन केस ऑफ वाटर इट इज कॉल्ड स्टीम टेबल। जब मेरा वर्किंग फ्लूइड
जो फ्लूइड अंडर कंसिडरेशन है दैट इज वाटर, देन इट इज कॉल्ड स्टीम टेबल, ठीक है, अदरवाइज इट इज प्रॉपर्टीज टेबल, ठीक है। तो जब मैं स्टीम टेबल की बात करूंगा, ठीक है, तो स्टीम टेबल में क्या है, दो टाइप की स्टीम टेबल है। सबसे पहले तो तीन रीजन में डिफाइन किया गया है, जो रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, ठीक है। सबसे लेफ्ट साइड वाला सब कूल्ड और कंप्रेस्ड, ठीक है। सेकंड वन इज वेट रीजन और लास्ट वन इज सुपर हीटेड, ठीक है। वेट रीजन इज स्टीम टेबल में आल्सो कॉल्ड एज सैचुरेटेड टेबल्स, सैचुरेशन टेबल, ठीक है। वाई? क्योंकि सैचुरेशन टेबल इज, सैचुरेशन टेबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे क्या है, वाटर भी सैचुरेटेड फॉर्म में है और सैचुरेटेड वाटर है, और वेपर भी सैचुरेटेड वेपर है, ठीक है। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड सैचुरेटेड, सैचुरेशन टेबल, ठीक है। तो तीन टेबल्स मिलेंगी आपको, एक किसके लिए, सुपर हीटेड रीजन के लिए, एक सबकूल्ड और कंप्रेस्ड रीजन के लिए, और एक वेट रीजन और सैचुरेशन रीजन के लिए, ठीक। अब जब मैं सैचुरेशन, सबसे पहले बात कर रहा हूं सैचुरेशन रीजन की, सैचुरेशन टेबल की, ठीक है। तो वहां पे क्या है, सैचुरेशन टेबल में भी दो टाइप की टेबल होंगी, एक होगी बेटा प्रेशर बेस्ड, अनदर इज टेम्परेचर बेस्ड। प्रेशर बेस्ड और टेम्परेचर बेस्ड में क्या है, बस सिंपल छोटा सा डिफरेंस है कि जब मैं बात करूंगा प्रेशर बेस्ड की, तो जो फर्स्ट कॉलम होगा दैट विल बी ऑफ प्रेशर, फर्स्ट कॉलम में जो वैल्यूज लिखी होंगी वो क्या होंगी, प्रेशर की लिखी होंगी, ठीक है। और सेकंड कॉलम में उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर की वैल्यू लिखी होंगी। आफ्टर दैट आपका वी एफ, वी जी, यू एफ, यू जी, एच एफ, एच जी, एस एफ, एस जी, ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इस सब की वैल्यू दी होंगी, ठीक है। किसी किसी प्रॉपर्टी टेबल में वी एफ जी भी दिया होता है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस भी दिया होता है। यहाँ से सिंपल यू एफ जी भी दिया है, एच एफ जी भी दिया हुआ है, सिमिलरली एस एफ जी भी दिया होता है, ठीक है। तो आपको अगर यू एफ जी चाहिए, वी एफ जी चाहिए, तो डिफरेंट आपको सबट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप वैल्यू उठा यहाँ से पिक कर सकते हैं, ठीक। तो दिस इज द टेबल फॉर व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेशर बेस्ड टेबल। जब मैं टेम्परेचर बेस्ड टेबल की बात करूंगा तो टेम्परेचर पहले लिखा होगा, जहां पे प्रेशर है वहां टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। हियर द टेम्परेचर विल बी देयर एंड हियर प्रेशर विल बी देयर, ठीक है। अब दोनों दो टेम्परेचर और प्रेशर बेस्ड दोनों डिफरेंट डिफरेंट टेबल की जरूरत क्यों है हमें, जरूरत इसलिए है कि हमारे पास दोनों कंडीशन हो सकती हैं। कभी क्या होता है कि मुझे पता है जो कंडीशन है या स्टीम है या जो मिक्सचर है उसका मुझे प्रेशर पता है, ठीक है, टेम्परेचर नहीं पता, ठीक। तो प्रेशर पता है तो मैं प्रेशर बेस्ड टेबल में जाऊंगा, प्रेशर चेक करूंगा, उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर में ढूंढूंगा और पता चल जाएगा मुझे कि प्रेशर अगर ये है तो टेम्परेचर ये होगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जब मुझे कभी कभी क्या होता है कि टेम्परेचर गिवन होता है मिक्सचर का, कि वाटर वेपर एंड सैचुरेटेड वाटर इज मिक्सचर ऑफ वाटर वेपर एंड सैचुरेटेड वाटर इज एग्जिस्टिंग ऑन दिस टेम्परेचर, ठीक है। तब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे टेम्परेचर चेक करोगे जाके और उस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग प्रेशर चेक कर लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि सैचुरेशन प्रेशर क्या है इस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग। आ रहा है समझ में? सो दैट्स वाई वी नीड बोथ टेबल, प्रेशर बेस्ड टेबल और टेम्परेचर बेस्ड टेबल, ठीक है। तो 2 मिनट एक बार लुक ले देखते हैं हम लोग फटाफट। ठीक है, ये देखिए सबको दिख रहा होगा। सबसे पहली टेबल है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ सैचुरेटेड स्टीम, ठीक है। सैचुरेटेड टेबल है, सैचुरेटेड स्टीम क्यों, क्योंकि सिस्टम में मेरे सैचुरेटेड वाटर और सैचुरेटेड वेपर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, दोनों का मिक्सचर है, ठीक। नेक्स्ट वन क्या है, टेम्परेचर टेबल, मतलब टेम्परेचर बेस्ड है, मतलब पहला कॉलम क्या होना चाहिए, टेम्परेचर का होना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स वाई द फर्स्ट कॉलम इज टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर आपको डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर दे रखे हैं,
ठीक है, ये कंडीशन क्या है देखो, ये कौन सा पॉइंट है, एनीवन, पहली रो, कौन सा पॉइंट है, किस पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक है, ये प्रॉपर्टीज हैं वाटर के केस में, ट्रिपल पॉइंट। हाँ ट्रिपल पॉइंट, सैचुरेशन नहीं है बेटा, ट्रिपल पॉइंट है, बताया था मैंने ट्रिपल पॉइंट के केस में टेम्परेचर की, वाटर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, टेम्परेचर इज 0.01 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर इज 0.611 किलो पास्कल, तो वो क्या है बार में दे रखा है 0.00611 किलो पास्कल, ठीक है, तो दैट इज ट्रिपल पॉइंट वैल्यूज। उसके बाद स्पेसिफिक वॉल्यूम है ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड वेपर, इंटरनल एनर्जी सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड वेपर, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ठीक। अब ध्यान देना यहाँ पे जो आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम दे रखा है वो मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ दे रखा है, ध्यान रखना, किसी किसी स्टीम टेबल में दिया होता है ऐसा, किसी किसी में नहीं दिया होता है, उसमें डायरेक्ट लिख दिया होता है। इसका मतलब क्या है, अगर आपको VF चाहिए होगा तो आप क्या करोगे, इस क्वांटिटी को डिवाइड करोगे 10⁻³ से, ठीक है, डायरेक्ट ये उठा के मत यूज़ करने लगना, हमेशा ऊपर देखना, चेक करना कि वैल्यूज़ किस में दे रखी है, यूनिट क्या है वैल्यूज़ की, ठीक है। सो ये क्या हो गई आपकी टेम्परेचर टेबल। आपको कोई टेम्परेचर पता है, मान लो मुझे पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होता है, मुझे चेक करना है प्रेशर क्या होना चाहिए, देखो भाई 100 डिग्री सेल्सियस प्रेशर क्या है 1.013, क्या होता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। मेरा स्क्रीन नहीं आ रही है क्या, आगे नहीं बढ़ रही है, अच्छा बढ़ तो रही है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखा मैंने, 100 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन प्रेशर क्या है 1.013, ठीक है। तो इससे आपको पता चल गया कि इस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग प्रेशर क्या होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आगे, ये देखो यहां से स्टार्ट हो गई क्या प्रेशर टेबल, मींस नाउ फर्स्ट कॉलम विल बी ऑफ प्रेशर, ठीक है, दिस इज द प्रेशर कॉलम, देन टेम्परेचर कॉलम, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे आप कोई भी प्रेशर मेजर कर सकते हो और यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर मेजर कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो मुझे देखना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लेट अस सी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, बार में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, अराउंड 1 बार के होगा, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो देखो 1 बार प्रेशर है, टेम्परेचर क्या है 99.61, ठीक है, अराउंड 100 के अराउंड है, क्योंकि प्रेशर भी यहाँ पे क्या है सिर्फ 1 बार है, 1.01325 नहीं है, दैट्स वाई 99.61, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ये टेबल हो गई आपकी क्या प्रेशर बेस्ड टेबल, पहले वाली टेबल क्या थी टेम्परेचर बेस्ड टेबल। अगर आपको टेम्परेचर गिवन है तो आप टेम्परेचर बेस्ड टेबल से आप वैल्यू सारी फाइंड आउट कर सकते हैं, टेम्परेचर आपने फाइंड आउट किया, उसके करस्पॉन्डिंग आप वैल्यूज पूरी फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट, ठीक है। अगर आपको प्रेशर गिवन है तो आपको प्रेशर फाइंड आउट यहाँ से देखा मैच कराया, उसके करस्पॉन्डिंग आप कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई क्या सैचुरेटेड स्टीम टेबल। नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं, दिस कम्स द सुपर हीटेड स्टीम, ठीक है। अब सुपर हीटेड स्टीम में क्या होता है, देखो जब हम सुपर हीटेड की बात कर रहे थे, सुपर हीटेड रीजन में क्या था, क्या हो गया, ठीक है, सुपर हीटेड रीजन में क्या था, कहाँ ड्रॉ किया था हमने, हाँ देखो ये सैचुरेटेड वेपर है, बोर्ड सबको दिख रहा है ना, या अभी भी स्टीम टेबल दिख रही है आप लोगों को, नहीं बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है ना, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये सैचुरेटेड ड्राई सैचुरेटेड वेपर है यहाँ पे इस कंडीशन में। अब जैसे जैसे मैं बेटा ऊपर जाते जाऊंगा टेम्परेचर क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा, आपको दिख रहा है टेम्परेचर एक्सिस ये है, तो जैसे जैसे मैं इस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग ऊपर जाते जा रहा हूँ टेम्परेचर क्या होता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, मतलब प्रेशर तो कांस्टेंट है बट सुपर हीटेड रीजन में क्या हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा है। सिमिलरली दूसरी प्रेशर लाइन के लिए
प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा है। सिमिलरली जितनी भी नंबर ऑफ प्रेशर लाइंस होंगी, डिफरेंट, हर प्रेशर लाइंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो इस स्टीम टेबल में जब मैं सुपर हीटेड स्टीम टेबल की बात करता हूं, ठीक है, तो उसमें क्या कर रहे हैं, एक पहले पर्टिकुलर प्रेशर लिया, ठीक है, उस प्रेशर के डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे मैंने सारी प्रॉपर्टीज की वैल्यू लिख रखी है। मतलब ये एक प्रेशर लाइन है, उस प्रेशर लाइन में जैसा जैसे मैं सुपर हीट करते जा रहा हूँ और हीट बढ़ाते जा रहा हूँ बढ़ाते जा रहा हूँ बढ़ाते जा रहा हूँ, तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा सारी प्रॉपर्टीज चेंज होती जाएंगी। तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज की वैल्यू आपको टेबल में दे रखी है। आ रहा समझ में? सिमिलरली फिर दूसरी प्रेशर लाइन कंसीडर करी, उस प्रेशर लाइन पे मैं फिर से टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा हूँ करता जा रहा हूँ करता जा रहा हूँ, तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर ये इंक्रीज होते जा रहे हैं। हर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे आपको वैल्यूज दे रखी हैं। सिमिलरली प्रेशर लाइन चेंज होती जा रही है और टेम्परेचर की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपको दे रखी है। ठीक है, दैट सो दिस इज योर सुपर हीटेड स्टीम टेबल। ठीक है, प्रेशर बढ़ रहा है हर बार, यहाँ 120 140 पे देखा, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे बता रहा है वैल्यूज, 120 पे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे वैल्यूज हैं। ठीक है, दिस इज द क्या, सॉरी, ये सुपर हीटेड टेबल। ठीक है, अब सुपर हीटेड टेबल हो गई आपकी, सैचुरेटेड टेबल हो गई। ठीक है, इसमें इस वाली स्टीम टेबल में मुझे लग रहा है कि कंप्रेस्ड लिक्विड टेबल का नहीं दे रखा है। हाँ ठीक है, सो दैट वी कैन सी हियर। देखो ये है, ठीक है, कंप्रेस्ड लिक्विड वाटर, मतलब मैं सबकूल्ड रीजन में आ गया हूँ। ठीक है, तो कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन में भी क्या होगा बेटा, कंप्रेस्ड बोलो या फिर सबकूल्ड रीजन बोलो। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, एक प्रेशर के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट टेम्परेचर होंगे। ठीक है, ये प्रेशर लाइन है एक, अब मैं कूल करता जाऊंगा तो प्रेशर टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट एंट्रोपीज की वैल्यू होंगी। ठीक है, डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट वॉल्यूम होंगे। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रेशर मेंशन किया आपको, फिर यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट मेंशन किया और हर टेम्परेचर पे प्रॉपर्टीज की वैल्यू लिखी है। सेम प्रेशर में मेंशन किया, टेम्परेचर ये मेंशन है यहाँ पे ऑलरेडी, उसी के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज मेंशन करी। ठीक है, तो दिस इज द कंप्रेस्ड लिक्विड वाटर। कंप्रेस्ड या फिर सुपर कूल्ड दोनों सेम चीजें हैं। कंप्रेस्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था पीवी डायग्राम से कल के लेक्चर में कि वाई इट इज कॉल्ड कंप्रेस्ड और वाई रेरिफाइड। ठीक है, कंप्रेस्ड और सुपर कूल्ड सेम है। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात कर रहा हूँ सुपर हीटेड और रेरिफाइड, दैट इज सेम। ठीक है, सो ये ऑल डिफरेंट स्टीम टेबल, ठीक है, हमने देख लिया। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज कैसे फाइंड आउट करना है वो आपको जब हम क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपको ये पता लगाना है कि वेदर माई कंडीशन इज इन दिस स्टेट और इट इज इन दिस स्टेट और इट इज इन दिस स्टेट। मतलब मेरे पास सबकूल्ड लिक्विड है और मेरे पास मिक्सचर ऑफ सैचुरेटेड वाटर और सैचुरेटेड स्टीम है और मेरे पास सुपर हीटेड स्टीम है। ठीक है, इन तीनों में से कौन सी कंडीशन में मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि अ मिक्सचर ऑफ वाटर वेपर एंड क्या कहते हैं सैचुरेटेड वाटर और सैचुरेटेड वेपर इज गिवन टू यू, दैट मीन्स मुझे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। मिक्सचर है मतलब वेट रीजन में होगा, तो मैं डायरेक्टली सैचुरेटेड वाली स्टीम टेबल ओपन कर लूंगा फाइंड आउट करने के लिए प्रॉपर्टीज। बट अगर मुझे क्वेश्चन में नहीं बोला है कुछ, तब मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि सुपर हीटेड रीजन में है, सबकूल्ड रीजन में है। वो कैसे फाइंड आउट करूंगा, मुझे प्रेशर दे रखा होगा। ठीक है, उस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग मैं टेम्परेचर फाइंड आउट करूंगा। वो कौन सा टेम्परेचर, सैचुरेशन टेम्परेचर। मान लो प्रेशर दे रखा है 1 एटमॉस्फेयर, तो इसके करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। अब मेरे सिस्टम की अगर जो कंडीशन है, अगर वो 100 से कम है टेम्परेचर, तो वो कौन से रीजन में होगा, सबकूल्ड रीजन में। अगर टेम्परेचर 100 से ज़्यादा है तो कौन से रीजन में होगा, सुपर हीटेड रीजन में। ठीक है, और अगर टेम्परेचर 100 है तो वो कहाँ होगा, वेट रीजन में। ठीक है, तो ये अभी हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे
सॉल्व करेंगे तो इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अब देखो स्टीम टेबल की हेल्प से तो आप प्रॉपर्टीज इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। आपने अभी देखा मैं कोई भी प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर सकता हूँ। कभी कभी क्या होता है बेटा, आपको स्टीम टेबल नहीं दी है और उसकी विदाउट हेल्प ऑफ द स्टीम टेबल आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज चाहिए। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, तब सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन की हेल्प से आप तीनों रीजन में, सॉरी वेट रीजन में तो आप नहीं फाइंड आउट कर सकते, लेकिन सुपर हीटेड रीजन और सबकूल्ड रीजन में आप फाइंड आउट करना करोगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं एंथैल्पी की बात। ठीक है, मेनली एंथैल्पी और एंट्रोपी ही फाइंड आउट करनी होती है हमें। ठीक है, तो जब मैं वेट एंथैल्पी की बात कर रहा हूँ वेट रीजन में, तो अभी हमने फाइंड आउट किया कि वेट रीजन के लिए एंथैल्पी क्या होगा, H इज इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया। ठीक, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करना वेट रीजन में ऐसा ही प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी है। ठीक, टी एस सेकंड सुपर हीटेड रीजन। ठीक है, सुपर हीटेड रीजन में बेटा मुझे देखो एक प्रेशर पता है, मुझे उस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग यहाँ की एंथैल्पी पता है, मतलब मुझे एच एफ पता है, एच जी पता है। सुपर हीटेड रीजन में कहीं कंडीशन यहाँ होगी 1। ठीक है, और ये कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग हो रही है। ठीक है, तो आई नो फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस डी एच इज इक्वल टू वॉट, सी पी डी टी, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस एनी सब्सटेंस, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है, डी एच इज इक्वल टू सी पी डी टी। अब मैं डी एच अगर इन दोनों पॉइंट्स के मतलब पॉइंट 1 और ड्राई सैचुरेटेड वेपर के बीच में डी एच फाइंड आउट करूँ तो क्या हो जाएगा, H1 माइनस एच जी शुड बी इक्वल टू सी पी डी टी, का मतलब टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ पॉइंट 1 एंड दिस सैचुरेटेड पॉइंट वेपर पॉइंट। ठीक है, तो क्या हो गया T1 माइनस, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, सैचुरेशन टेम्परेचर T सैचुरेशन, तो यहाँ से H1 की वैल्यू क्या आ गई, एच जी प्लस सी पी T1 माइनस T सैचुरेशन। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में या कहीं स्टीम टेबल नहीं मिल रही है, मतलब सुपर हीटेड रीजन की स्टीम टेबल नहीं है आपके पास, तो आप सीपी की अप्रॉक्स वैल्यू लेके आप इस एंथैल्पी को सुपर हीटेड रीजन में फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी सीपी की वैल्यू दे रखी है कि सुपर हीटेड रीजन में वाटर की सीपी वैल्यू दिस है, तो आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी सेम, क्योंकि सीपी की वैल्यू क्या होती है बेटा, यहाँ लिक्विड वाटर है, यहाँ पे वेपर है, तो यहाँ से यहाँ तक आप जाओगे ना, सीपी की वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, टेम्परेचर के साथ। सो दैट्स वाई अगर मुझे सीपी की वैल्यू सुपर हीटेड रीजन के लिए नहीं दे रखी है, तो वो जो वैल्यू आएगी आपकी वो अप्रॉक्स वैल्यू आएगी। क्यों, क्योंकि मैं सीपी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है मुझे उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको सीपी की वैल्यू दे रखी है, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला का यूज करके एंथैल्पी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली जब मैं बात करूंगा सबकूल्ड रीजन की, ठीक है, तब क्या होगा, कंडीशन 2 अगेन डी एच इज इक्वल टू सी पी डी टी। अब डी एच में कहाँ से, 0.2 और सैचुरेटेड लिक्विड डिफरेंस निकालना है, तो क्या हो जाएगा, एच एफ माइनस एच टू शुड बी इक्वल टू क्या, सी पी, किसके इक्वल होगा ये, टी एफ, मतलब टी सैचुरेशन माइनस टी टू। ठीक है, तो यहाँ से एच टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच टू इज इक्वल टू एच एफ माइनस सी पी टी सैचुरेशन माइनस टी टू, दैट्स इट। सो ये हो गया आपका सबकूल्ड रीजन के लिए, और ये हो जाएगा आपका सुपर हीटेड रीजन के लिए। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, जो सबकूल्ड रीजन होता है ना,
मुझे पता है कि एंथैल्पी क्या होता है, U प्लस PV होती है, ठीक है। सबकूल रीजन का मतलब जहाँ पे आपका ये वॉल्यूम बहुत कम है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा ना, तो प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू कम होती जाएगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी की वैल्यूज अप्रॉक्स सेम होंगी, ठीक है। ये मैं आपको स्टीम टेबल में भी दिखा सकता हूँ। जब आप लोअर प्रेशर और टेम्परेचर की बात करेंगे, सॉरी स्पेसिफिक वॉल्यूम की लोअर प्रेशर पे, तब आपकी H और U की वैल्यू अप्रॉक्स सेम होंगी, ठीक है। देखिए किस केस में, लिक्विड के केस में, देखो कहाँ है, चलो ये देखो 21.019, और यहाँ देखो HF की वैल्यू क्या है 21.020, ठीक है। UF की वैल्यू क्या है 42.020, HF की वैल्यू क्या है 42.022, ठीक है। तो अप्रॉक्स सेम है, मतलब अगर आपको एक की वैल्यू पता है तो आप दूसरी की वैल्यू कंसीडर कर सकते हो, अगर कुछ भी आपको हेल्प नहीं दिख रही है आसपास। आ रहा है समझ में? मैं इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि HF की जगह UF उठा लो या UF की जगह HF उठा लो, मैं ये बोल रहा हूँ कि इफ यू डोंट हैव द वैल्यू ऑफ अदर्स, लाइक यू नो द वैल्यू ऑफ UF, यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ HF, तो लोअर प्रेशर पे और लोअर टेम्परेचर पे यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ UF और HF, दोनों में से किसी की वैल्यू उठा सकते हो और फाइंड आउट कर सकते हो कोई भी प्रॉपर्टी जो भी आपको यूज करना है। आ रहा है समझ में? ठीक है, ये हो गई आपकी एंथैल्पी। नेक्स्ट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी अगेन वेट रीजन, अभी हमने फाइंड आउट किया, S इज इक्वल टू SF प्लस एक्स SFG, ठीक है। सेकंड सुपर हीटेड रीजन, ठीक है। सुपर हीटेड के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, मुझे पता है कि DS सॉरी इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर टी, और जब कांस्टेंट प्रेशर की बात करता हूँ तो DQ किसके इक्वल हो जाता है, DH ओवर टी के, और DH इज CP dt ओवर टी। इंटीग्रेट करूँ अगर मैं कहाँ से कहाँ तक, सुपर हीटेड में बात कर रहा हूँ, इसका मतलब सैचुरेटेड ड्राई सैचुरेटेड वेपर से 0.1 तक, ड्राई सैचुरेटेड वेपर से 0.1 तक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, S1 माइनस SG इज इक्वल टू हेयर CP इज कॉन्स्टेंट ln T1 बाई TG या T सैचुरेशन। यही हुआ, मतलब TG का मतलब क्या होता है, T सैचुरेशन ही होता है, ठीक है। टेम्परेचर एट वेपर पॉइंट क्या हो जाएगा, सैचुरेशन टेम्परेचर ही होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लो T सैचुरेशन टू T1, ठीक है। सो if you want to find out entropy of S1, so you can find SG plus CP ln T1 by T saturation। ऐसे आप एंट्रोपी फाइंड आउट कर सकते हैं सुपर हीटेड रीजन में। देन सेम है अगर आप सबकूल्ड रीजन की बात करें, तो वही हो जाएगा S2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब वहाँ G था लेकिन यहाँ पे क्या है F माइनस CP ln T saturation माइनस T2, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलिए ठीक है, तो ध्यान रखो फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ कि इफ यू डोंट हैव द टेबल फॉर सुपरहीटेड रीजन और सबकूल्ड रीजन देन यू शुड फॉलो दीज इक्वेशंस, ठीक है। अगर आपके पास टेबल है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन वही है कि आप टेबल का यूज करके इन इक्वेशन को प्रॉपर्टीज की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। अब एक चीज जो एक किसी भी प्रॉपर्टी को या किसी भी चीज को आप कैलकुलेट जब कंप्यूट करते हो तो आप क्या करते हो, एक रेफरेंस पॉइंट देते हो,
रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है बेटा, जैसे मैंने अगर बोला आपसे कि मुझे बताओ कि किसी कोई क्या कहते हैं बॉडी h हाइट पर है, ठीक है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, आपने बोला mgh, बट वो h हाइट आप मेजर कहाँ से कर रहे हो, मतलब h इज इक्वल टू 0 कहाँ पर होगा, जब तक आप वो रेफरेंस पॉइंट डिफाइन नहीं करोगे तब तक आप h मेजर नहीं कर सकते। आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूँ? until or unless you don't define the reference point or datum, ठीक है, in case of height you cannot measure h, ठीक है। तो जैसे इन केस में हम लोग जब हम बोलते हैं कि हाइट को मेजर कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं, इट इज 2000 फीट फ्रॉम द सी लेवल, एट अ हाइट ऑफ 2000 फीट फ्रॉम सी लेवल, ठीक है। तो सी लेवल को मैंने क्या बोल दिया, डेटम हाइट बोल दिया, सॉरी रेफरेंस पॉइंट बोल दिया कि वहां पे हाइट क्या है, 0 है, ठीक है। सिमिलरली जब मैं स्टीम टेबल में सारी प्रॉपर्टीज की बात करता हूं तो स्टीम टेबल में भी रेफरेंस पॉइंट लेके हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दैट रेफरेंस पॉइंट इज सैचुरेटेड वाटर at 0.01 degree Celsius, pressure 0.611 kilopascal. Now this is the condition of triple point. So at triple point we take as u is equal to 0, मतलब ट्रिपल पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी उसकी 0 होगी, h we know that u plus pv है, ठीक है। so h is 0 but pv pressure is some small value and volume is also some small value, so इसमें कुछ वैल्यू आएगी तो अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट 0 नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेटली 0 है, ठीक है। यू कैन नॉट से कि इट इज इक्वल टू 0, इट इज नॉट इक्वल टू 0 बट अप्रोक्स 0 के आसपास है, ठीक है। एंड एंट्रोपी इज ऑल्सो 0, ठीक है। लेट अस सी ट्रिपल पॉइंट 0.01, प्रेशर 0.611 किलो पास्कल, व्हाट इज द that internal energy of saturated liquid, uf 0. What is the entropy of saturated liquid, 0. What is the enthalpy, 0.001. वो 0.001 क्यों आया, क्योंकि जैसे ही आप इस vf और इस p की मल्टीप्लाई करोगे और इसको u में ऐड करोगे तो u तो 0 है, p इंटू v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.001 आ जाएगी, दैट्स वाई इट इज कमिंग 0.001, ठीक है। सो दिस इज द रेफरेंस पॉइंट विच वी हैव टेकन इन स्टीम टेबल। उसके बाद मैंने सारी प्रॉपर्टीज की वैल्यू फाइंड आउट करना स्टार्ट किया है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है भाई, वरना अब नेक्स्ट हाफ एन आवर में ये चैप्टर खत्म है, ठीक है। दो चार चीजें जो याद रखिए मैंने बताई हैं उसको याद रखना, दैट इज ट्रिपल पॉइंट is a point in PT diagram only, ठीक है। एंड बाकी सारे अदर डायग्राम में क्या है, लाइन है, ठीक है। तो ध्यान रखना ट्रिपल पॉइंट की बात करेंगे तो ट्रिपल पॉइंट इज डिनोटेड बाय अ पॉइंट ऑन पीटी डायग्राम, प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम ओनली, और वो ऐसा क्यों होता है वो आपको कल मैंने बता दिया क्लास में, ठीक है। सिमिलरली जब मैं ट्रिपल पॉइंट हो रहा हूँ, ठीक है, हाँ, टू फेज रीजन is absent in PT diagram, ठीक है। बाकी सारी प्रेशर वॉल्यूम क्या कहते हैं, टेम्परेचर एंट्रोपी, एंथैल्पी एंट्रोपी, ठीक है, टेम्परेचर वॉल्यूम, ठीक है, सारे डायग्राम में टू फेज डायग्राम होगा, सॉरी टू फेज रीजन होगा, बट सिर्फ प्रेशर और टेम्परेचर डायग्राम में टू फेज रीजन नहीं होगा, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट
is a point in all dry ground. ठीक है, ये लिखाने की जरूरत नहीं है, ये हम 2 दिन से हम लोग जो पढ़ रहे हैं, अगर ढंग से पढ़ा हो तो सब याद होना चाहिए। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स लिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल मैं फिर भी लिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपने नोट ना किया हो। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन। ठीक है, आप ड्राइनेस फ्रैक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं? ठीक है, व्हाट इज द टेक्निक और व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट वी यूज टू फाइंड आउट द ड्राइनेस फ्रैक्शन? ठीक है, और वी कैन से क्वालिटी ऑफ स्टीम, ड्राइनेस फ्रैक्शन और स्टीम। ठीक है, फर्स्ट वन इज थ्रॉटलिंग ऑफ स्टीम। थ्रॉटलिंग प्रोसेस हमने अब पढ़ चुके हैं, अभी लास्ट पहले ऑलरेडी। ठीक है, एंड वी नो दैट इन थ्रॉटलिंग प्रोसेस इज इन आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, मीन्स H रिमेन्स कांस्टेंट। एंथैल्पी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है ड्यूरिंग द थ्रॉटलिंग प्रोसेस। ठीक है, तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या करते हैं? सिंपल, आपके पास एक पाइप है, आपके पास बीच में एक वॉल्व बोल दीजिए इसको, या फिर रेस्ट्रिक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, और एंथैल्पी में हम क्या कर रहे हैं? प्रेशर ड्रॉप कराते हैं। सॉरी, ये थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या करते हैं हम? प्रेशर ड्रॉप कराते हैं। ठीक, ये भी पता है हमें। कहाँ से पता है हमने? जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, पहली बार हमने सुना था थ्रॉटलिंग के बारे में। ठीक है, जहाँ पे डेल्टा एच क्या हो रहा है? 0 रह रहा था। ठीक है, अब इसमें क्या करा हमने? अपनी सैंपल स्टीम को यहाँ पे एंटर कराया। ठीक है, मुझे पता है कि ये जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस है वो क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये भी हमने देख लिया था। ठीक है, इरिवर्सिबल है मतलब आप इस प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आप एनर्जी को डिसिपेट कर रहे हैं। ठीक, सॉरी, प्रेशर को डिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, फ्रिक्शन के वजह से। ठीक, तो अब क्या हुआ? सैंपल स्टीम आपकी आई, अब इस रेस्ट्रिक्शन के थ्रू, या यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन हो या फिर यहाँ पे पोरस प्लग हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसके थ्रू पास होके इधर चली गई। ठीक, और ये क्या है? आपका इंसुलेटेड है। ठीक है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या होता है? वी टेक इट एज इंसुलेटेड। जो भी सिस्टम होता है मेरा, उसमें कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक, पूरा इंसुलेटेड है। यहाँ का प्रेशर और टेम्परेचर मुझे पता है, क्योंकि सैंपल स्टीम है मेरे पास। बाहर निकलने वाली स्टीम का प्रेशर और टेम्परेचर मैं मेज़र कर लेता हूँ। यहाँ से मैं प्रेशर गेज की हेल्प से प्रेशर मेज़र कर सकता हूँ, और थर्मोकपल की हेल्प से या थर्मोमीटर की हेल्प से आप टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं, P2 एंड T2, दैट यू कैन मेज़र। ठीक है, अब क्या होता है? देखो, एंथैल्पी, एंट्रोपी। ठीक है, ऐसा कर्व है कुछ HS कर्व। ठीक है, और HS कर्व पे जो हमने कांस्टेंट प्रेशर लाइन ड्रॉ की थी, तो कैसी आई थी? कुछ स्ट्रेट लाइन थी अंदर। ठीक है, और दूसरी कांस्टेंट प्रेशर लाइन क्या थी? डाइवर्जिंग थी। ठीक है, और जैसे ही बाहर निकली थी वो क्या हो गई थी? इंक्रीजिंग स्लोप के साथ बाहर चली गई थी। ठीक है, अब मान लो
कि एट एनी पॉइंट जो मेरी इनलेट स्टीम है, स्टीम सैंपल स्टीम है, एक और ड्रॉ करते हैं प्रेशर लाइन तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, P इज इक्वल टू P1, दिस इज P2, दिस इज P3। ठीक है, मान लेते हैं कंडीशन क्या थी उसकी, यहाँ कहीं थी इनिशियल कंडीशन स्टीम की, जो मैं सैंपल स्टीम ले रहा हूँ उसकी कंडीशन। आपको प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, आप कंडीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इनिशियल कंडीशन कहीं अंदर थी। ठीक, अभी मैं कंडीशन नहीं फाइंड आउट कर सकता। ठीक है, अब अगर मान लो लेट अस कंसीडर कि यहाँ पे है, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक, अब क्या होगा, जैसे ही आप इसको थ्रॉटलिंग क्या कहते हैं प्रोसेस के थ्रू गुजारोगे तो क्या होगा, प्रेशर रिड्यूस होगा, तो मतलब P2 प्रेशर क्या हो जाएगा, P1 से कम हो जाएगा। ओके, तो P2 प्रेशर विल बी लेस देन P1। ठीक, और प्रोसेस कैसी हो रही है, कांस्टेंट एंथैल्पी, मतलब आपको कांस्टेंट एंथैल्पी मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू पास करना पड़ेगा इसको। कांस्टेंट एंथैल्पी क्या है, ये एंथैल्पी लाइन है, तो कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी और यहाँ कहीं आ गया है, दूसरे प्रेशर पे मिल गई आके। आ रहा है समझ में, ये पोजीशन 1 हो गई, ये पोजीशन 2 हो गई। जो मैंने सैंपल स्टीम दी थी वो अंदर थी कहीं डोम के, और जो मैंने बाहर स्टीम मिली मुझे थ्रॉटलिंग के बाद वो कहाँ पहुंच गई, देखो डोम के बाहर है, सुपर हीटेड रीजन में पहुंच गई है। आ रहा है समझ में, सुपर हीटेड रीजन में जब पहुंच गई स्टीम, तब मैं इस पॉइंट पे इसकी एंथैल्पी एट पॉइंट 2 आई कैन फाइंड आउट एंथैल्पी बिकॉज आई नो द प्रेशर, आई नो द टेम्परेचर, मैंने दोनों मेजर कर लिए हैं। ठीक है, तो प्रेशर और टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग आई कैन फाइंड आउट द एंथैल्पी फ्रॉम सुपर हीटेड टेबल। ठीक है, जैसे मुझे H2 की वैल्यू पता है तो मुझे पता है कि H2 शुड बी इक्वल टू H1। क्यों, क्योंकि आइसेंथैल्पिक प्रोसेस हो, और H1 किसके इक्वल होता है, HF प्लस एक्स HFG के। ठीक है, तो पहला वाला प्रेशर पता था, उस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग आप HF भी फाइंड कर सकते हो, HFG भी फाइंड कर सकते हो। आपको पता क्या नहीं था, बस X1 नहीं पता था। तो अब आपको H1 जो किसके इक्वल है, H2 के इक्वल है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन पूरी पता है, HF पता है, HFG पता है, आपको क्या नहीं पता है, X1। तो X1 यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो। आ रहा है समझ में। अब मान लो ये तो स्टीम बिल्कुल वेपर, जो आपका सैचुरेटेड वेपर जोन है उसके नियर बाई थी। ठीक है, अगर उससे कहीं नीचे होती बेटा, मान लो यहाँ कहीं है, ठीक है, तो तब क्या करना है आपको, तब आपको सुपर हीटेड रीजन में इसको पहुंचाने के लिए और ज़्यादा स्टीम प्रेशर ड्रॉप करना पड़ेगा। अब देखो लास्ट टाइम मैंने कहाँ से कहाँ तक किया था, P3 से P2 तक लाया था प्रेशर, और ये सुपर हीटेड में पहुंच गई थी। ठीक है, लेकिन अब अगर आप P2 से P2 तक सॉरी P3 से P2 तक लाओगे तो क्या होगा, अभी भी ये टू वेट रीजन में ही है, इसका मतलब मुझे इसका प्रेशर और डिक्रीज करना पड़ेगा। यहाँ पहुंच गया, अब आ गया ये सुपर हीटेड में। आ रहा है समझ में, दिस इज 1 डैश, दिस इज 2 डैश। सुपर हीटेड में मैं क्यों लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ही मुझे सुपर हीटेड रीजन में स्टीम मिल गई तो उस पे मैं प्रेशर और टेम्परेचर मेजर करके डायरेक्टली कोई भी प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर सकता हूँ सुपर हीटेड टेबल से। मुझे वहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ड्राइनेस फ्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी तो मैं वहाँ पे प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर लूंगा, और वो जो पॉइंट 2 पे एंथैल्पी होगी वही एंथैल्पी पॉइंट 1 पे होगी। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस है। ठीक है, सो मैंने क्या करा, यहाँ की एंथैल्पी निकाली सुपर हीटेड टेबल से, उसको इक्वेट कर दिया यहाँ की एंथैल्पी से, और फिर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। किसी को कोई कंफ्यूजन है, बताओ। सर ये फिर बताइए, क्या करो बेटा, एक बार फिर बताइएगा एक बार ना। फिर बता दें। देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो मेरी सैंपल स्टीम है उसको इन कराना है थ्रॉटलिंग डिवाइस जो मेरे पे है। ठीक, थ्रॉटलिंग क्या होता है, आप मेरे फ्लूइड को एक रेस्ट्रिक्शन से पास कराते हैं जिससे उसका प्रेशर डिक्रीज होता है। ठीक है, नीतीश बेटा माइक ऑन करो, माइक ऑफ करो, सॉरी नीतीश माइक ऑफ करो। ठीक है,
तो मैंने क्या करा, जो जिस स्टीम का मुझे ड्राइनेस फ्रैक्शन या क्वालिटी मेजर करनी है उस स्टीम को एंटर कराया यहाँ पे, ठीक है। अब एंटर कराया मैंने और उसको पास करा दिया कहाँ से, रेस्ट्रिक्शन से, ठीक है। तो उसका प्रेशर क्या होगा, ड्रॉप हो गया, ठीक। और यहाँ पे जब एग्जिट पे मैंने क्या करा, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को मेजर कर लिया। इनलेट पे मुझे प्रेशर टेम्परेचर पता है, जो स्टीम होगी उसका मुझे किस प्रेशर पे एग्जिस्ट कर रही है और कुछ टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर रही है, ये मुझे पता होगा क्योंकि मेरी सैंपल स्टीम है, ठीक है। तो अब जब मैं इस प्रोसेस को एच डायग्राम में ड्रॉ करूंगा तो कैसे ड्रॉ करूंगा, देखो ये डोम हो गया और ये डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर लाइन हो गई। यहाँ पे प्रेशर P इज इक्वल टू P1 है, यहाँ प्रेशर P2 है और यहाँ प्रेशर P3 है, ठीक है। तो P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1, ठीक है। तो मैंने पता मान लिया कि .1, मुझे नहीं पता .1 कहाँ है, आ रहा है समझ में। मैंने ये अज्यूम अभी आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे होता प्रोसेस हो रही है, ठीक है। मैंने पहली बार एज्यूम कर लिया कि पॉइंट मान लो यहाँ कहीं था, ठीक। तो जब आप यहाँ कहीं पॉइंट है और आप इसको थ्रॉटलिंग डिवाइस के थ्रू पास करा रहे हो तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। मतलब इस प्रेशर लाइन से दूसरी कंडीशन कहाँ होगी, इस प्रेशर लाइन पर होगी कहीं, ठीक है। बट दोनों लाइन ज्वाइन कैसे होंगी, हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू। क्यों, क्योंकि एंथैल्पी क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एक .1 से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी और वो हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे कट कर रही है सुपरहीटेड रीजन में प्रेशर वाले को, वो मेरा दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। अब .2 क्या है, सुपरहीटेड रीजन में है, इसका आपको बेटा प्रेशर पता है P3 P2 है, इसका आप टेम्परेचर यहाँ मेजर कर सकते हो जैसे ही बाहर निकल रही है यहाँ से, ठीक। तो प्रेशर और टेम्परेचर जैसे ही आपने मेजर कर लिया, आप सुपरहीटेड टेबल में जाके इसकी एंथैल्पी फाइंड आउट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, यस सर। ठीक है। और जैसे ही आपने इसकी एंथैल्पी फाइंड आउट कर ली, आपको पता है कि जो एंथैल्पी यहाँ होगी वही एंथैल्पी यहाँ है। क्यों, क्योंकि आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है। तो H2 इज इक्वल टू H1 हो गया। और H1 क्या है, क्योंकि वेट रीजन में है तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे फाइंड आउट करते हैं, HF प्लस X1 HFG। अब HF और HFG जो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि आपको प्रेशर पता है, तो किसी प्रेशर के करस्पॉन्डिंग HF और HFG की वैल्यू आपको टेबल में दे रखी है, ठीक। तो HF भी पता चल गया, HF भी पता है, HFG भी पता है। आपको पता नहीं क्या नहीं था, X1 क्वालिटी नहीं पता थी, तो यहाँ से X1 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने दूसरा ये बोला यस सर, हो गया। कि जब मान लो अभी तो मैंने यहाँ अज्यूम कर लिया, ठीक है, मान लो ये कंडीशन कहीं अंदर और होती, नीचे की तरफ हो रही होती, ठीक। तब क्या होगा कि अगर आप P3 प्रेशर से इसका प्रेशर सिर्फ P2 तक ड्रॉप कराओगे बेटा, तो क्या होगा, ये सुपर हीटेड रीजन में नहीं जा रही है, तो मुझे ना तो यहाँ का प्रॉपर्टीज पता चली ना यहाँ की प्रॉपर्टीज पता चली, मेरा पर्पज सर्व नहीं होगा। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ 1 से 2 तक पहुंचा तो दोनों रीजन किसमें है, वेट रीजन में, तो यहाँ भी क्वालिटी होगी स्टीम की, यहाँ भी कोई क्वालिटी होगी ना, तो मेरा कोई पर्पज सर्व नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको तब तक प्रेशर ड्रॉप कराऊंगा जब तक कि मैं सुपर हीटेड रीजन में ना पहुंच जाऊं। तो मैंने कहां तक प्रेशर ड्रॉप कराया, P1 तक कराया। अब यहाँ पे सुपर हीटेड रीजन में फिर से आ गया, ठीक है। सॉरी, ठीक। तो जैसे ही सुपर हीटेड रीजन में आ गया, अब मुझे इसका प्रेशर पता है P3 है, सॉरी P1 है, और टेम्परेचर मैंने मेजर कर लिया है T2। इन दोनों की हेल्प से आप फिर से यहाँ पे एंथैल्पी फाइंड आउट कर सकते हो और वो एंथैल्पी इसके इक्वल होगी, तो फिर से X फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत है, नो सर, हो गया। और किसी को कोई प्रॉब्लम है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट मेथड इज, इस मेथड के बाद आपका ऑल सब लगभग सब खत्म है, ठीक है। बाय हीटिंग द स्टीम, ठीक है। मैंने क्या करा, स्टीम को हीट कर रहा हूँ नेक्स्ट मेथड में, ठीक है। अब हीट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, देखो सिंपल एक पाइप लिया, यहां से मेरी सैंपल स्टीम आई,
और यहाँ से एग्जिट हो रही है, ठीक। यहाँ पे फिर से मैंने वही, मान लो ये कंडीशन 1 थी, ये कंडीशन 2 है, यहाँ पे प्रेशर टेम्परेचर P2 T2 आप फाइंड आउट कर लोगे, ठीक। अब मैं जो यहाँ पे बेटा हीटिंग करा रहा हूँ वो रेजिस्टेंस हीटिंग करा रहा हूँ, मतलब यहाँ पे मैंने कॉइल लगा रखी है, हीटिंग कॉइल, ठीक है। रेजिस्टेंस हीटिंग बोलो या इलेक्ट्रिक हीटिंग बोलो, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। रेजिस्टेंस हीटिंग का मतलब क्या है कि आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे, करंट आएगा, रेजिस्टेंस की वजह से वो करंट या पोटेंशियल या ईएमएफ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो हीट कौन ऑब्जर्व करेगा, ये जो स्टीम यहाँ से पास हो रही है, ठीक है। तो मतलब क्यू हीट यहाँ पे ऐड हो रही है, ठीक है, क्यू हीट ऐड हो रही है। अब अगर मैं, ये प्रोसेस क्या है, ओपन सिस्टम है, अगर मैं इस सिस्टम को कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, बताओ भाई, चलो यहाँ भी मत करो, यहाँ कर लो, बस सब तो एक ही जैसा आ रहा है, इसको मैंने कंसिडर किया, तो ये दिस इज वेदर इट इज ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम, बताओ। क्या बोला है ये, अगर सुपर कूल्ड रीजन से 1 to 2 जाएगा तो सर, चितरंजन समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो ये डिफाइन, ये पहले बता दूं, उसके बाद ये बताना मुझे क्या बोलना चाह रहे हो तुम, ठीक है। पहले ये बताओ कि ये कौन सा सिस्टम है, ओपन सिस्टम है क्लोज सिस्टम है। क्लोज हो जाएगा सर, अबे हराम खोरो, एज्यूम करेंगे। तुम्हें क्लोज दिख रहा ओपन है? तो है ही सर, हाँ तो अज्यूम क्यों करेंगे? ओपन है। बेटा मैंने कुछ अज्यूम करने को बोला अभी आपसे, मैंने बोला कि ये सिस्टम कैसा होगा बेटा, मैंने ये कंट्रोल वॉल्यूम कर लिया, अब ये बताओ कि ये सिस्टम क्या होगा। ये मैंने बॉक्स नहीं बनाया है कि बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, मैंने ये सिर्फ कंट्रोल वॉल्यूम शो करने के लिए दिखाया आपको। मास अंदर भी आ रहा है और ओके मास सर। बाहर भी जा रहा है, ठीक है, ओपन सिस्टम होगा, ठीक है। तुम्हें लग रहा है कि तुमने ये सोच लियो कि बॉक्स के अंदर बंद कर दिया मैंने, नहीं, ठीक है, ओपन सिस्टम है, ठीक। ओपन सिस्टम के लिए आप क्या लगाते हो, SFEE, ठीक है। जैसे ही आप SFE लगाओगे, इनलेट m.I बाकी सारी प्रॉपर्टीज क्या है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अप्रॉक्स जीरो है, प्लस Q डॉट इज इक्वल टू m.E HE प्लस W डॉट, वर्क डन भी कुछ नहीं हो रहा है यहाँ, जीरो, Q डॉट या HI क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन आएगी। और अगर मैं पर यूनिट मास के बेसिस पे लिखना चाहूँ हीट, तो HI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q प्लस HE, लिख सकता हूँ ये, आ रहा है समझ में यार। ओपन सिस्टम की यस SFE सर। लगाई मैंने, देखो SFE में बस मैंने क्या बोल रहा हूँ कि क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मैं नेगलेक्ट करके चल रहा हूँ क्योंकि गिवन नहीं है, ठीक है, मैं सिर्फ कंसिडर क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, पोटेंशियल एंथैल्पी को, ठीक है। तो HI किसके इक्वल होगा, Q प्लस HE के, ठीक है। अब देखो फिर से, अगर मैं इसको TS, ठीक है, अब एकदम बढ़िया नहीं बना रहा हूँ मैं, जब सिर्फ काम चल जाए तो वैसा बना रहा हूँ, ठीक है। मान लो इनिशियल कंडीशन थी इसकी यहाँ कहीं 1 पॉइंट बीच में था, क्योंकि मुझे क्वालिटी निकालनी है, इसका मतलब कहीं वेट रीजन में होगा, ठीक है। अब इसको आप कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कर रहे हो, देखो प्रेशर यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, थ्रॉटलिंग में प्रेशर चेंज हो रहा था, बट यहाँ पे प्रेशर में चेंज नहीं कर रहा हूँ, प्रेशर ड्रॉप अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट मांग रहा हूँ मैं, ठीक है, तो प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे मैं हीट करूंगा तो टेम्परेचर क्या करूंगा, हीट करता रहूंगा तो इसका क्या होगा, इधर आगे बढ़ेगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, जैसे ही ड्राई सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट होगा और हीट करूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सुपर हीटेड वेपर में। तो मुझे तब तक इसको हीट करना है कि जब तक ये सुपर हीटेड वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए, ये हो गया मेरा 2 पॉइंट, ठीक है। तो जैसे ही मेरा 2 पॉइंट पहुंचा जहां पे ये सुपर हीटेड वेपर में कन्वर्ट हो गया,
अब मैं क्या करूंगा, 2 पॉइंट पे मुझे प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है। आपको प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, तो आप H2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो सुपर हीटेड टेबल से। अब H2 की वैल्यू का मतलब यहाँ क्या हो गया, H1 इज इक्वल टू Q प्लस H2। ठीक है, H2 की वैल्यू आपको पता है। अब Q कैसे पता करोगे, Q ऐसे पता करोगे क्योंकि आपको क्या पता है, वोल्टेज पता है, करंट पता है, तो आपको पावर पता चल जाएगी V इंटू आई से। क्योंकि वही Q कहाँ से आ रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आ रही है वो रेजिस्टेंस के थ्रू क्या कहते हैं किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट में। तो मुझे Q पता है V इंटू आई के रिस्पेक्ट में प्लस H2, तो यहाँ से आपको H1 की वैल्यू निकल जाएगी। और H1 को आप किससे इक्वेट करोगे, HF प्लस X1 HFG। यहाँ से आप X1 फाइंड आउट कर सकते हो। आ रहा है समझ में, किसी को डाउट है इसमें? एनीवन, कोई डाउट? नो सर। ओके। अब हाँ, कौन बोल रहा था, चितरंजन कुमार कहाँ गए, बताओ क्या बोलना चाह रहे थे? चितरंजन कुमार, कुछ मैसेज करा था तुमने बेटा, फटाफट बताओ। मीटिंग छोड़ के चले गए क्या? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। लास्ट इज what do you mean by boiling or evaporation, whether both are same or different? Sir, evaporation happens at every temperature. Every temperature. And boiling only at one temperature. Okay. Atmospheric pressure. अब ऐसा होता क्यों है? बॉइलिंग होने के लिए एटमॉस्फेरिक मतलब जो वाटर का जो प्रेशर है वो हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा अच्छा। इवेपोरेशन के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? evaporation किसी भी टेम्परेचर सर वो वाटर इवेपोरेट करके वेपर बनता है वो किसी भी टेम्परेचर हाँ, अच्छा, ठीक है, ठीक है। देखो सिंपल, ये सही बोल रहा है। जो इवेपोरेशन होता है ये टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे कंडीशन इवेपोरेशन हो सकता है, ठीक है। बट बॉइलिंग इज रेस्ट्रिक्टेड टू ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। और सेकंड, जब मैं इवेपोरेशन की बात कर रहा हूं तो इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। मतलब क्या है, वाटर का जो सरफेस है या लिक्विड का जो सरफेस है उसके सरफेस से इवेपोरेशन हो रहा है, उसके सरफेस से मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होते जा रहे हैं और वहां से वो जाते जा रहे हैं, ठीक। बट व्हेन वी टॉक अबाउट बॉइलिंग, इट इज अ बॉडी फिनोमेना, बॉडीली फिनोमेना, मतलब अंदर पूरी बल्क से वाटर वेपर बन के आते हैं और वो फिर बाहर निकलते हैं। आ रहा है समझ में क्या डिफरेंस है? जब मैं इवेपोरेशन की बात करूंगा, मान लो आपने कोई कंटेनर रखा, ठीक है, इसमें लिक्विड है, ठीक है। तो किसी भी टेम्परेचर पे आप लिक्विड रखोगे, ठीक है, इसके सरफेस पे जो लिक्विड और एयर का सरफेस है वहां पे लिक्विड वेपर्स किसी भी टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेंगे इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब ये एग्जिस्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, वेपर हैं तो यहाँ पे इनका कुछ प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर, ठीक है।
ये जो वेपर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं वाटर सरफेस या लिक्विड सरफेस और एयर सरफेस के बीच में, ठीक है, दैट दे आर पुटिंग अ प्रेशर दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक, अब जब मैं इवेपोरेशन की बात कर रहा हूं तो इवेपोरेशन कैसे हो रहा है? देखो यहां पे हर जगह एयर है, ठीक है, एंड वी ऑल नो व्हेन वी टॉक अबाउट एयर इट इज moist air. That moist air is mixture of dry air plus water vapor, ठीक है। इसी वाटर वेपर को आप बोल देते हो कि आज ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। अब अगर एयर में वाटर वेपर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका भी कुछ, इन वाटर वेपर का भी कुछ ना कुछ वाटर वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। तो अगर एयर में, ड्राई एयर में वाटर कंटेंट, वाटर वेपर कंटेंट ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर ड्राई एयर में वाटर वेपर का कंटेंट कम है तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो अगर मेरा जो एयर में वेपर प्रेशर है दैट इज लेस देन दिस वेपर प्रेशर, ये जो आपके सरफेस पे वेपर है कांटेक्ट पे इक्विलिब्रियम में, ठीक है, तो क्या होगा? ये वेपर एयर में जाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही ये वेपर एयर में जाएंगे, यहाँ पे जो क्या कहते हैं वॉइड्स आएंगे, उसको कंप्लीट करने के लिए फिर से न्यू वेपर वाटर की सरफेस से इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। आ रहा है समझ में? ऑन द अदर हैंड अगर मेरे वाटर वेपर में, सॉरी, ड्राई एयर में वाटर की कंटेंट ज़्यादा है, मतलब वाटर वेपर ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा? पीवी की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब पीवी की वैल्यू ज़्यादा है तो क्या होगा? ये प्रेशर, ये जो यहाँ पे पीवी है, यहाँ पे वाटर वेपर प्रेशर है, वो कम है इससे, तो ये क्या होंगे? ऊपर, मतलब एयर में मिक्स नहीं हो पाएंगे, ठीक है। जब एयर में मिक्स नहीं हो पाएंगे, ठीक है, तो इवेपोरेशन नहीं होगा, ठीक। अब मुझे अगर इवेपोरेशन कराना है तो मैं क्या करूँगा? थोड़ा सा इसको हीट कर दूंगा, और जैसे ही मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया ये वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो फिर से ये क्या कहते हैं एयर में मिक्स होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन विच इज सरफेस फिनोमेना, मतलब जो भी प्रोसेस हो रही है वो सरफेस पर हो रही है और हर टेम्परेचर पे हो रही है। रूम टेम्परेचर पे भी रख देते हो आप, अगर वाटर आप किसी क्या कहते हैं थाली या किसी में लाके प्लेट में लाके रख दो, ठीक है, जहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक। आप कुछ कुछ दिन बाद देखोगे आके, थोड़े दिन आपने छोड़ दिया तो क्या होगा? ज़्यादा दिन छोड़ दिया तो वाटर बचेगा ही नहीं उसमें, या फिर कुछ दिन बाद देख लोगे तो आपका क्या होगा? वाटर लेवल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। दैट इज बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। आप टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहे हो, ठीक है, स्टिल वाटर इज इवेपोरेटिंग फ्रॉम योर सरफेस, ठीक है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो वाटर है मेरा, जो वाटर वेपर्स है यहाँ पे जो इसकी सरफेस पे, वो किस में चले जा रहे हैं? एयर में चले जा रहे हैं। जो आपकी ड्राई एयर है वो उसको एब्जॉर्ब कर ले रही है, ठीक है। अब अगर ड्राई एयर ज़्यादा ह्यूमिड है, ह्यूमिड का मतलब ये होता है बेटा कि उस ड्राई एयर में वाटर वेपर की कंटेंट ऑलरेडी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो वाटर वेपर है सरफेस पे आपके, जहाँ पे आपने रखा है, वो इवेपोरेट नहीं होंगे, ठीक है। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ऑलरेडी वहाँ का वेपर प्रेशर क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। तो सिंपल एग्जांपल के लिए जब मैं बात करता हूँ रेनी सीजन की, ठीक है, जब आप रेनी सीजन की बात करते हो, बाहर बारिश हो रही है, ठीक है, अगर सेम टेम्परेचर भी होगा तब भी अगर आप कपड़े सूखने बाहर बालकनी में डालोगे, मैंने ये नहीं बोला कि कपड़े भीग रहे हैं, ठीक है, जहाँ आपने कपड़े सूखने डाले हैं बालकनी में वहाँ पे पानी नहीं आ रहा, बारिश का पानी नहीं आ रहा है, ठीक है, बट स्टिल कपड़े सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे। क्यों टाइम लगाते हैं? क्योंकि जैसे ही रेन हुई तो ह्यूमिडिटी लेवल, मतलब वाटर वेपर कंटेंट इन एयर इंक्रीज हो गया, ठीक है। वाटर वेपर कंटेंट एयर में इंक्रीज हो गया है, इसका मतलब उसका वाटर वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया होगा, ठीक है। अब आप जो कपड़े डाल रहे हो वो ऐसा नहीं कर रहे हो कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज करके डाल रहे हो, आप कपड़े कहाँ डाल रहे हो? आप रूम टेम्परेचर पे डालो, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर उसी टेम्परेचर पे आपने कहाँ क्या डाल दिया? वो क्लोथ्स अपने सूखने के लिए डाल दिए, ठीक है। तो जो यहाँ पे कपड़ों में जो वाटर होगा, जो वाटर्स के वेपर फॉर्म में होगा, उनका पार्शियल प्रेशर
ये जो यहाँ एयर में वाटर कंटेंट है उसके पासिव प्रेशर से कम होता है। क्यों? क्योंकि अभी रेनी सीजन है, वाटर वेपर कंटेंट एयर में, ड्राई एयर में ज़्यादा है। ठीक है, सो दैट्स वाई ये प्रेशर, ये वाला प्रेशर कम है इस ऊपर वाले प्रेशर से, सो इवेपोरेशन नहीं होगा और बहुत स्लो होगा। ठीक है, बहुत स्लो होगा, इसलिए आपका जो कपड़ा सूखने में बहुत टाइम लगाता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जब आप बॉइलिंग की बात करोगे तो बॉइलिंग में क्या कर रहे हैं हम लोग, ये कंटेनर है, फ्लूइड फिल है, यहाँ मैंने हीट करना स्टार्ट किया। ठीक है, जब मैं हीट करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है, तो वेपर्स जो हैं, वेपर बबल, वो पूरी बॉडी से बन बन के निकलेंगे यहाँ से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरफेस से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप जब चाय का पानी है, सीधे पानी रख के वहाँ गैस पे रख के छोड़ दो, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि वेपर्स कहाँ से आ रहे हैं, अंदर से आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि यहाँ से निकल जा रहे हैं, नीचे से वेपर्स, वाटर वेपर बबल बन के आते हैं। ठीक है, फिर वो सरफेस पे आएंगे, और अगर यहाँ जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर, वो ज़्यादा है, तब वो ऊपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं, अदरवाइज नहीं जाते। ठीक है, उस प्रेशर को, वीपी को ही ज़्यादा करने के लिए मैं उसको हीट करता रहता हूँ। ठीक है, तो वीपी एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा जैसे ही बढ़ेगा, ठीक है, जो सराउंडिंग प्रेशर उससे, तभी क्या होगा, क्या कहते हैं, वो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब क्योंकि ये जो वाटर वेपर है ये अपने आप यहाँ इसमें जा रहा है, तो यहाँ जो कंडीशन, ये जो इवेपोरेट होता है, जो यहाँ पे जो एयर में वाटर वेपर आया इवेपोरेट होने के बाद, ये होता है ड्राई सैचुरेटेड वेपर। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड जब मैं बॉइलिंग की बात करता हूँ, तो क्योंकि बॉइलिंग में जो वेपर है वो बॉडी से अंदर, सरफेस से नहीं निकल रहा है, वो पूरा नीचे से निकल के आ रहा है, अंदर बॉडी के अंदर से। ठीक है, वाटर बॉडी के अंदर से। ठीक है, तो क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट वाटर कंटेंट और इन लिक्विड फॉर्म एंड ट्रैप रहता है। ठीक है, सो यहाँ जो वेपर निकलते हैं वो वेट वेपर होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये प्रोसेस हम कहाँ करते हैं, मेनली करते हैं कहाँ, एप्लीकेशन कहाँ है, बॉयलर ड्रम में, जहाँ मेरे पावर प्लांट है वहाँ पे क्या है, बॉयलर ड्रम है। बॉयलर ड्रम में मैं इसको क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा पानी, वाटर आपने फिल करके रखा हुआ है। ठीक है, वाटर फिल करके रखा है, जब आप हीट कर रहे हो तो वाटर वेपर नीचे से निकल रहे हैं, तो यहाँ पे जो वेपर बनेंगे बेटा वाटर के, वो हमेशा किस कंडीशन में होंगे, हमेशा वो वेट कंडीशन में होंगे, कभी भी ड्राई सुपरहीटेड, ड्राई सैचुरेटेड वेपर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो थ्रू आउट द बॉडी होके आ रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ वाटर कंटेंट एंड ट्रैप रह जाता है। ठीक है, इसीलिए आप बॉयलर ड्रम के बाद एक डिवाइस, एक हीट एक्सचेंजर या कुछ भी बोल लो इसको, वो यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सुपर हीटर। जितना भी आपने वेट स्टीम यहाँ से ली, उसके बाद आप फिर से इसको कहाँ ले, सुपर हीटर में लेके जाते हो, सुपर हीटर में, फिर सुपर हीटर में इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो। आ रहा है समझ में? तो हमेशा बॉयलर की कंडीशन अगर आप बोलोगे, तो बॉयलर में हमेशा कौन सा वेपर होगा, वेट वेपर होगा, वेट रीजन में होगा वो हमेशा। क्यों? क्योंकि द वाटर वेपर्स विच आर कमिंग ऑन द टॉप are coming from the body of the water, so some amount of water in liquid form is entrapped in those vapors. ठीक है, on the other hand जब मैं evaporation की बात कर रहा हूँ, तो evaporation is happening at the surface of the water. ठीक है, so water vapors वहाँ पे कलेक्ट हैं, वो अंदर से नहीं, surface से लेके आ रहे हैं। ठीक है, so that's why the water vapor in the air, they are in dry saturated vapor state. ठीक है, दिस इज द ड्राई सैचुरेटेड वाटर, मतलब यहाँ पे कोई भी लिक्विड कंटेंट नहीं है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड यहाँ पर क्या है, कुछ ना कुछ लिक्विड एंड ट्रैप होगा, मतलब वेट रीजन में होंगे। वाटर वेपर हमेशा क्या होते हैं, वेट रीजन में होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम पावर प्लांट में क्या करते हैं, सुपर हीटर यूज करते हैं टू कन्वर्ट दिस वेट वेपर इनटू सुपर हीटेड वेपर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? ओके,
अब 2-3 पॉइंट जो मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं वो लिखवाने हैं तो बता दो, अदरवाइज तुम लोग ने लिख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। एचएस पॉइंट पे जो एचएस डायग्राम था उसमें मैंने बताया था कि प्रेशर लाइंस 2 फेज रीजन में स्ट्रेट लाइन होंगी, ठीक है। उसके बाद 2 फेज रीजन के बाद इंक्रीजिंग स्लोप का कर्व होगा। सिमिलरली टेम्परेचर लाइन 2 फेज रीजन में प्रेशर लाइन से कोइंसाइड करेंगी। जैसे ही 2 फेज रीजन से बाहर जाएगी धीरे धीरे, नहीं लिखा हूं और मुझे पता था नहीं लिखा होगे, ठीक है। अगर लिख लिया है किसी ने तो बेटा वो लीव कर सकते हो, आप लोग जा सकते हो छोड़ के, क्योंकि अब ये चैप्टर लगभग क्या पूरा खत्म हो गया, अब उसमें कुछ बचा नहीं है, ठीक है। इवनिंग में हम लोग इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इवनिंग में जब भी आप आओ तो अगर आपके पास स्टीम टेबल है तो उसको लेके रखना और कैलकुलेटर लेके रखना, ठीक है। स्टीम टेबल अगर क्या कहते हैं हार्ड कॉपी नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लो लैपटॉप में, उसको लेकर बैठना, ठीक है। सर हाँ सर इवेपोरेशन में सर ड्राई सैचुरेटेड वेपर का एक बार बता दीजिएगा, समझ में नहीं आया। ड्राई सैचुरेटेड वेपर और वेट वेपर में सिर्फ इतना ही फर्क है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब नहीं मैं, उस हाँ बोलो। सर ड्राई सैचुरेटेड वेपर सर मतलब एटमॉस्फेयर का होता है या फिर जो इवेपोरेट करता है उसका होता है? एटमॉस्फेयर का होता है मतलब मतलब इवेपोरेट कर रहा है वही तो एटमॉस्फेयर में जा एटमॉस्फेयर रहा है। में जो सर कंडीशन किसका है, एटमॉस्फेरिक एयर का है कि जो अंदर से इवेपोरेट होकर जा रहा है उसका है? अरे वो मतलब अंदर वो से, ड्राई सैचुरेटेड वेपर। हाँ जो यहाँ एयर में जा रहा है वही है ड्राई सैचुरेटेड वेपर, अच्छा ठीक है। जब आप आरएसी पढ़ोगे, ठीक। ठीक है, तो ये वो वाटर वेपर जो एयर में है वो कहाँ कहाँ देखते हो, आरएसी पढ़ रहे हो ना इस बार। अच्छा अभी तो यस सर। साइकोमेट्री पढ़े नहीं होगे, लेकिन मैंने तो पढ़ाया था थोड़ा बहुत साइकोमेट्री, सब भूल गए। साइकोमेट्री जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इतना, देखो जब मैं टोटल एयर की बात कर रहा हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहा हूँ, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द समेशन ऑफ प्रेशर ऑफ ड्राई एयर प्लस प्रेशर ऑफ वेपर पीवी, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर कम होता है, इतना कम होता है कि 25 डिग्री सेल्सियस जो रूम टेम्परेचर है वो भी उसके लिए क्या है, सुपर हीटेड टेम्परेचर है, सुपर हीटेड रीजन में आ जाता है, ठीक है। तो हमेशा ये जो वाटर वेपर एयर में एग्जिस्ट करते हैं वो कहीं यहाँ एग्जिस्ट करते हैं सुपर हीटेड रीजन में, ठीक है। क्यों, ऑल्दो द टेम्परेचर इज रूम टेम्परेचर, आप 25 बोल रहे हैं लेकिन फिर भी 30 या जो भी है, लेकिन जो प्रेशर है ये पार्शियल प्रेशर है, ये बहुत कम होता है। तो जब प्रेशर बहुत कम होगा तो उसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस भी क्या हो जाएगा, सुपर हीटेड रीजन आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो जिसको लीव करना है वो लीव कर सकता है, मैं सिर्फ 2-4 पॉइंट लिखा रहा हूँ, अगर आपने नहीं आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज जा सकते हैं, ठीक है। आपका भी ऑप्शन सर हाँ सर अब देखो, जब मैथ्स खत्म हाँ बोल होगा बोलो। तो उसी को सर पिछले वाले स्लाइड का सर एसएफई इक्वेशन जो लिखे थे ना, तो उसके बाद कैसे किया था? ये क्या हो गया भाई, ये अच्छा एक स्लाइड आगे बढ़ गई। एस एफ ई इक्वेशन लिखा मैंने, ये लिखी, ठीक है। यहाँ पे डब्ल्यू सी बी जीरो है, कंट्रोल वॉल्यूम वर्क कुछ भी नहीं हो रहा, तो एच डॉट आई इजल टू क्या हो गया, क्यू डॉट ओवर एम प्लस एच ई। मैंने बोला कि मान लो हीट पर यूनिट मास क्या है, क्यू है, ठीक है। तो एच आई इजल टू क्या हो गया, और अगर आपको पर यूनिट मास नहीं भी निकालना है तो आपको एम की वैल्यू पता होगी, कितना मास है टोटल यहाँ आपको पता होगा, ठीक है। तो जितना मास आप एंट्री करोगे उतना ही एग्जिट आएगा, तो एम आपको पता है, ठीक है। तो एच आई इजल टू क्यू प्लस एच ई हो गया, ठीक। अब एच आई क्या है, इनलेट कंडीशन, वो मेरी क्या है, वन कंडीशन, तो मैंने एच वन रखा। क्यू हीटिंग कितना हीट आ रही है, प्लस सर एच, एच आई प्लस क्यू, सर एच आई प्लस क्यू इज इक्वल टू एच ई है ना? ओ सॉरी 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 सॉरी, हाँ 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 हाँ, ब्लंडर हो गया है, ब्लंडर। इक्वेशन चेंज हो जाएगी बेटा थोड़ा सा, ठीक है। थैंक यू, ठीक है। तो एच आई प्लस क्यू डॉट ओवर एम इज इक्वल टू एच ई है, ठीक है। सो एच आई प्लस क्यू एंड डॉट हो गया इज इक्वल टू एच ई हो गया, ठीक। अब मैं 1 और 2 पॉइंट के लिए लिखूँ तो क्या हो जाएगा, एच वन प्लस
Q इज इक्वल टू H2, ठीक। तो H1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, H2 माइनस Q, ठीक है। और Q की वैल्यू आप H2 माइनस प्रेशर इंटू, सॉरी प्रेशर कह रहा हूँ, V इंटू आई, वोल्टेज इंटू, वोल्टेज मत लिखो वरना यहाँ पे क्या कर जाओगे, फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि V वॉल्यूम है, ठीक है। EMF इंटू आई, E इंटू आई, ठीक है। तो यहाँ से आपको H2 की वैल्यू पता है, किस EMF के थ्रू आ रहा है वो आपको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट आपको पता होगा, तो H2 और करंट आपको पता है, तो H1 की वैल्यू आपको फाइंड आउट कर लोगे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, HF प्लस X1 HFG, यहाँ से X1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलो यहीं लिख लेते हैं कुछ। सर हाँ बेटा, सर कल लास्ट वाला जो प्रॉब्लम था देखो तो आए हैं सर। लास्ट उसका वाला सर प्रॉब्लम, आंसर -51। सर कल जो इवनिंग वाले क्लास हुए थे तो उसमें सॉल्व नहीं किए थे ठीक। सर। ऑन स्टेडी स्टेट था लास्ट वाला अच्छा प्रॉब्लम नहीं अच्छा था अच्छा सर। अच्छा, हाँ -50, हाँ हाँ। उसका सर -51.73 किलो जूल साल है। और देखना कहीं -51 जाना आ रहा है, तो कहीं जब अप्रोक्सीमेशन जब लिया है क्या, क्योंकि मैंने सॉल्व किया था तो नो सर 50 टोटल डेसिमल पे 50 भी 3 नहीं आ रहा था, पॉइंट्स। -49 समथिंग आ रहा था, 49.9 या 49.89 ऐसे आ रहा था। अरे सर डेसिमल पे 3 प्लेसेस थे, 3 प्लेसेस लिया से है, लिए हैं। अच्छा यस ठीक सर। है, तो फिर 51 भी अराउंड ठीक ही है, मतलब 51 होना तो नहीं चाहिए, मुझे एक बार फिर से चेक करने दो। वैसे मुझे जहाँ तक लग रहा है कि, सर हाँ सीपी बोलो, एएल के लिए सीपी का वैल्यू 1.004 ही होगा ना। 1.005, 5। 5 यहाँ हम 004 लिए हुए हैं नहीं नहीं सर। 5 लेना, ठीक है। देखो यस। इधर, अब HS डायग्राम के लिए जो मैंने बता रखा है वो हम लोग बस सेंटेंस में लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी डिफाइन कराया था, कैसे आया मैंने कि DH/DS फॉर कांस्टेंट प्रेशर लाइंस आर टेम्परेचर, मतलब जो स्लोप है कांस्टेंट प्रेशर लाइन का और HS डायग्राम वो क्या है, टेम्परेचर के इक्वल है, ठीक है। सो इन वेट रीजन, वेट रीजन मतलब फेस चेंज रीजन हो गया, जहां पे फेस चेंज हो रहा है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। सो द स्लोप will be constant, that's why constant pressure lines in wet region are straight line, ठीक है। second one is two different constant pressure lines in wet region are diverging in nature, because saturation temperature corresponding to pressure, to particular pressure is different, so slope is different, ठीक है। नेक्स्ट इज
in superheated region, constant pressure lines are curve with increasing slope. ठीक है, उसके बाद constant temperature lines coincide with constant pressure lines in wet region, and these lines becomes parallel to entropy axis in superheated region as pressure superheated region at low pressures. Because at low pressure real gases start to behave as ideal gases, and for ideal gas enthalpy H is a function of temperature only. So if the temperature is constant, enthalpy will be constant. ठीक है, ये 4-5 पॉइंट हैं बेटा, तो जो उनको याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और कहीं इंटरव्यू वगैरह देने जाओगे वो भी वहाँ भी पूछ सकता है। ठीक है, और मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि बेटा मैंने पहले स्टार्टिंग क्लास में ही बोल दिया था, देखो अगर ऑफलाइन क्लास, वो मत रुक जाओ,